चंपारण पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग फ्रिक्शन लेसन के बारे में पढ़ रहे थे और फ्रिक्शन के सारे वीडियो अपलोडेड करने वाले हैं हम लोग। और एक क्लास में हम लोग कल देखे थे कि फ्रिक्शन क्या है और क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रिक्शन क्या है। आज उससे हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं और आज हम लोग पढ़ते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन, और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल टॉपिक कवर करेंगे जो एसबीटी के अंदर हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं फ्रिक्शन का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बाबू कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक कि लिमिटिंग फ्रिक्शन होता क्या है, तो सिंपली समझते हैं कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स that comes into play when a body just began to slide down। यानी हम सिंपली समझे कोई वस्तु यहां पे रख दी है और इसको धक्का दे रहे हैं तो ये मूव नहीं कर रहा है, ये स्लाइड नहीं कर रहा है, तो इस समय फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। जब फोर्स लगाते जाएंगे तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पर लगेगा कि वस्तु अब क्या हो जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। तो उस समय जो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन सिंपली। फिर हम ऐसे लेते हैं कि हम अपने पार्टनर को ले गए ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे, इसको थोड़ा अप कराते गए एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि वस्तु लगेगा कि अब इस पर से पिछल जाएगा। तो उस समय इसके अपोजिट दिशा में जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लगेंगे उसी को क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। बहुत ही आसान डिफिनेशन है, यानी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन ए बॉडी जस्ट बिगन टू स्लाइड डाउन ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। तो सिंपली डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं, तो लिखेंगे टॉपिक लिखेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स that comes into play when a body just began to slide down over the surface of another body is called limiting friction। बहुत ही आसान सा टॉपिक है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, वह फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू जब कब रोल में आता है, दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन ए बॉडी जस्ट बिगिन, लगेगा कि अब यहां से क्या होगा, चल देगा। उस समय जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लगेंगे उसी को क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। हम एक कार है, हम अकेले धक्का दे रहे हैं, क्या वह चलेगा, नहीं चलेगा। हम सभी फ्रेंड को बुलाए और धक्का देना स्टार्ट किया, लगता है कि अब क्या हो जाएगा, चल देगा। तो उस समय उसके चक्का और ग्राउंड के सरफेस के बीच जो वैल्यू फ्रिक्शन का होगा वही क्या कहलाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहां तो अभी हम लोग समझने चल रहे हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। तो सिंपली आपको बताया जा रहा है कि जब कोई वस्तु किसी सरफेस के ऊपर स्लाइड डाउन करता है तो उस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगते हैं उसके मोशन के हमेशा किस डायरेक्शन में लगते हैं, अपोजिट दिशा में लगते हैं। मान लेते हैं कि यहां पे कोई वस्तु था, अब इस पर हम इधर फोर्स अप्लाई किए P, इसमें फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेंगे, इसके जस्ट अपोजिट दिशा में। इसका वेट हमेशा कहां पे लगेगा, नीचे लगेगा।
इसके वेट के कारण हमेशा इसके अपोजिट दिशा में क्या लगते हैं, नॉर्मल रिएक्शन लगेंगे। अब बोला कि ये नॉर्मल रिएक्शन एक प्रकार का फोर्स है। ये फ्रिक्शन फोर्स को जब हम ट्रायंगल लॉ के हिसाब से जब ऐड करते थे, इसको यहां से उठाकर हम यहाँ पे रख सकते हैं टेलर रूल की सहायता से। अगर दो फोर्सेस है तो इस दोनों फोर्स का क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा, जिसको आर बोलेंगे, और ये मेरा क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा। तो इस दोनों फोर्स का एक रिजल्टेंट फोर्स आर, तो जो रिजल्टेंट फोर्स इस नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा फाई, इसी को क्या बोलने वाले हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। द सिंपल डेफिनेशन क्या हो जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ किसका रिजल्टेंट है, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन विथ द नॉर्मल रिएक्शन। यानी दोनों फोर्स का क्या रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा, इसी को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो सिंपली लिखते हैं द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ limiting friction and normal reaction with the normal reaction. With the normal reaction is called angle of friction. एकदम आसान सा कि द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन विद द नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड क्या, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यहां तक नोट करेंगे हम। अब समझते हैं हम यहां पे tan फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लंब बटा आधा। लंब क्या है, एफ, यानी एफ को क्या बोलते थे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोल सकते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और आर एन को क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। एक रिलेशन बन के हमेशा याद करके रखना है कि tan फाई किसके बराबर होते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन बटा नॉर्मल रिएक्शन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन को एफ और नीचे को क्या, आर एन। बस थोड़ा सा आगे चलेंगे और एफ बटा आर एन को हम लोग फिर एक और चीज पढ़ेंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे, फिर उसको हम इक्वेट करेंगे। तो यहां तक नोट करेंगे हम लोग, फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो अब हम लोग समझते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। बहुत ही अच्छा चीज है जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में म्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू से डिनोट करते हैं। और यही एक ऐसा चीज है जिस पर पूरा का पूरा फ्रिक्शन का वैल्यू डिपेंड करता है। तो अभी हम लोग पीछे जस्ट देख रहे थे कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन यानी जस्ट वही चीज होता है कि द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन, द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड क्या, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सिंपल, म्यू बराबर लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ बटा आर एन। जस्ट पीछे एफ बटा आर एन को क्या लिख रहे थे, tan फाई। अगर आपको न्यूमेरिकल करते समय एंगल ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू दे दिया है तो आप आराम से म्यू निकाल सकते हो, या म्यू दे दिया है तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन बराबर क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स। बहुत ही आसान चीज होता है न्यूमेरिकल करते समय, और कभी कभी कंपटीशन के अंदर भी दे देता है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और म्यू में क्या रिलेशन है। आप ये चीज इक्वेशन लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। तो लिखेंगे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का डिफिनेशन क्या होगा, द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन to the normal reaction
द नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड क्या? कोफिशिएंट ऑफ एरो करके लिख लेंगे। इट इज जनरली डिनोटेड बाय म्यू और मैथमेटिकली म्यू इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, यानी एफ बटा आर। और इसके बराबर अभी पढ़ के है tan फाइव। ये चीज सबसे अच्छा चीज है जो हमको याद करके रखना है। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ फ्रिक्शन। अब हम लोग समझते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। सो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अभी हम लोग पढ़ लिए हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। बहुत बार सेमेस्टर एग्जाम के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं कि आप लिखिए भाई लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या है, और यहां से इस लॉ से 2-3 ऑब्जेक्टिव पूछे जाने के चांस बन सकते हैं। वह क्या है? तो फ्रिक्शन का नियम क्या बोला कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वह हमेशा मोशन के क्या दिशा में लगेगा? अपोजिट दिशा में लगता है। जो हम कल बता भी रहे थे पिछले वीडियो में कि यानी एकदम हस्बैंड और वाइफ जैसा काम करता है कि हस्बैंड बोलेगा दक्षिण की तरफ चलो तो वाइफ बोलेगा कि उत्तर की तरफ चलो, यानी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टा होते हैं। तो यानी सिंपल लिखना है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, पहला लॉ क्या लिखेंगे? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन opposite direction of motion। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ पर लगता है? हमेशा मोशन के अपोजिट दिशा में लगता है। पहला नियम यह हो गया। दूसरे का नियम क्या बोला कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रेशियो होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट रेशियो होता है, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसको म्यू बोलते हैं। तो सेकेंड लॉ क्या बोला कि द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इज ए कांस्टेंट और नोन एज, उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसको क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बहुत ही अच्छा चीज है कि बोला कि द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन का जो रेशियो है वो क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है, और उसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। यानी लिख सकते हैं दैट इज म्यू इक्वल टू एफ बटा आर, यानी फाइनली एफ इक्वल टू म्यू इंटू आर। ये बहुत ही अच्छा रिलेशन है, आप हमेशा माइंड में रखिएगा। एफ इक्वल टू म्यू इंटू आर, जहां पे आर एन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन है, एफ क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, और म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यहां तक नहीं। थर्ड पॉइंट क्या था इसका कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होते हैं ना वह किसी सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करते कि कितना कम एरिया में वह क्या है? कांटेक्ट है, कितने ज्यादा एरिया में कांटेक्ट है, इस पर डिपेंडेंट नहीं रहते। यह भी बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन, ऑप्शन ए हो सकते हैं नेचर ऑफ द सरफेस। तो हाँ,
जो उसका नेचर है, प्रकृति है कि स्मूथ है कि रफ है कि रुखरा है कि चिकना है, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पर डिपेंड नहीं करता। अभी से याद करके रखना है। तो पॉइंट थर्ड क्या बोला कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन area of contact, area of contact, area of contact। और लास्ट पॉइंट क्या था कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होते हैं वह डिपेंड किस पर करते हैं, नेचर ऑफ सरफेस, यानी कितना रफनेस है या कितना स्मूथनेस है। अगला पॉइंट लिखेंगे द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस दैट इज रफनेस और स्मूथनेस। ये सारे थे क्या चीज, मेरे लॉ ऑफ फ्रिक्शन, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। फिर इसके आगे चलते हैं। चलिए अभी हम लोग जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। एडवांटेज का मतलब होता है फ्रिक्शन से हमको क्या लाभ मिलता है। अब थोड़ा सोच के देखिए कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम चल पाते, यानी वॉकिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट द फ्रिक्शन। ये पहला पॉइंट बोल सकते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता क्या हम इस पर लिख पाते, नहीं लिख पाते। यानी फ्रिक्शन हेल्प इन राइटिंग द ऑन द पेपर या राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड, किसी भी बोर्ड पे आप लिख पाते। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप किसी नट बोल्ट को कस पाते, नहीं कस पाते। फिर एक मशीन से दूसरी के मशीन पर पावर का ट्रांसमिशन बेल्ट की सहायता से, रस्सी की सहायता से, चैन की सहायता से क्या कर पाते, नहीं। तो यानी फ्रिक्शन मेरे लिए बहुत ही जरूरत है और सभी जगह फ्रिक्शन अवेलेबल है। चाहे वो आप कॉपी पर लिख रहे हैं, चाहे हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, चाहे आप चल रहे हैं, चाहे नट बोल्ट को कस रहे हैं, ये सब क्या है, फ्रिक्शन है। तो हम लिखते हैं क्या है एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। तो एक एक करके लिखेंगे हम लोग। पहला लिखेंगे वॉकिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट द फ्रिक्शन। Walking is not possible without the friction. Nut and bolt, nut bolt जानते हैं ना, nut and bolt can hold together. Hold का मतलब एक साथ रख सकते हैं। Hold together with the help of friction। ये चीज बोल सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, राइटिंग ऑन पेपर विथ द हेल्प ऑफ पेन इज पॉसिबल विथ द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। ये चीज लिख सकते हैं। पॉइंट 4 क्या लिख सकते हैं, पावर, यानी जो पावर होते हैं, शक्ति होते हैं, उसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट करते हैं। जैसे आप गांव में देखोइएगा, जो आटा चक्की होते हैं उसमें जो बेल्ट लगा होता है वो फ्रिक्शन का ही देन है कि पावर को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट कर सकता है। यह भी लिखेंगे, पावर कैन बी ट्रांसमिटेड from
वन शाफ्ट, शाफ्ट का मतलब होता है मशीन के अंदर जो रड होता है जो रोटेट करता है, वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट विथ हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। यानी आप देखें कि फ्रिक्शन का मेरे लाइफ में हर एक जगह यूज है। यहां तक नोट करेंगे हम लोग। अब जो टॉपिक है मेरा डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। डिसएडवांटेज का मतलब होता है लॉस ऑफ फ्रिक्शन के कारण क्या लॉसेस होते हैं, क्या हानि होते हैं। तो आपको मालूम है कि फ्रिक्शन जितना अच्छा है उतना ही मेरे लिए क्या होता है, खराब चीज भी है ना। जो जितना अच्छा होता है ना वो आपके लिए खराब बन ही जाते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि हम चलते चलते मेरा जूता का सोल खिया जाता है, वियर कर जाता है, उखड़ जाता है, किसका देन है, फ्रिक्शन का देन है। मशीन के अंदर जो टूट फूट हो रहा है ना वो अभी किसका देन है, फ्रिक्शन का। मेरा इंजन गर्म हो जाता है चलते चलते और फाइनली डैमेज हो जाता है, ये अभी क्या है, फ्रिक्शन है। मेरा मशीन का इफिशियंसी घट जाता है क्योंकि जब हीट डेवलप होते हैं तो सराउंडिंग के द्वारा चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो अभी क्या है, डिसएडवांटेज ही है ना। ये सारे चीज को लिखते हैं कि क्या क्या डिसएडवांटेज है मेरे लाइफ में फ्रिक्शन का। बहुत ही अच्छा चीज है। तो लिखते हैं हम लोग डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। पहला लिखेंगे वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का मतलब होता है टूट फूट। वियर एंड टियर टेक प्लेस इन मशीन। क्या होगा डिसएडवांटेज, वियर एंड टियर मशीन के अंदर क्या होते हैं, टूट फूट होते हैं। किसके कारण होते हैं बाबू, फ्रिक्शन के कारण। ये सबसे पहला डिसएडवांटेज है। दूसरी का है हीट डेवलप इनसाइड द इंजन। इसके अंदर, इंजन के अंदर क्या डेवलप होते हैं, हीट डेवलप होते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन। किसके कारण, ड्यू टू फ्रिक्शन। हेंस मशीन कैन बी डैमेज। अगर मशीन के अंदर एक्स्ट्रा हीट डेवलप होते हैं तो मशीन मेरा क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं और वो बैठ सकता है। दूसरी का डिसएडवांटेज। थर्ड है इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब दक्षता। लॉसेस होंगे भाई, हीट डेवलप होगा, लॉसेस होगा तो निश्चित है कि इफिशियंसी घटेगा। इफिशियंसी ऑफ मशीन कैन बी रिड्यूस्ड। मशीन की इफिशियंसी क्या हो सकते हैं, घट सकते हैं। किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण। चौथा पॉइंट लिखेंगे द सोल ऑफ आवर शूज कैन बी वियर अवे। वियर अवे ड्यू टू फ्रिक्शन। मेरे जूता का जो सोल होता है नीचे वाला पार्ट, वो क्या वियर अवे यानी उखड़कर अलग चला जाता है, या भी किसके कारण होते हैं, फ्रिक्शन के कारण होते हैं। तो ये सारे डिसएडवांटेज है किसके बाबू, फ्रिक्शन के। यहां तक हम लोग नोट करेंगे।